हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्वेल्थ के हिंदी के 8वां चैप्टर जिसका नाम है सिपाही की माँ और जिसके लेखक हैं दोस्तों मोहन राकेश जी। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और आप लोग को पूर्ण तरह से एक्सप्लेन करके समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों तो हमारे साथ जुड़े रहिए बिना किसी डाइवर्ट हुए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों आप ही की टेक्स्ट बुक यानी कि जो भी हमारे बिहार बोर्ड की टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी का, उसी के तहत हम पढ़ने का तथा एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों तो मोहन राकेश, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिपाही की माँ दोस्तों इसी के लेखक हैं मोहन राकेश जी। तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि सिपाही का माँ का लेखक जो है मोहन राकेश जी हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं मोहन राकेश जी का जन्म, यानी कि वह कब इस पवित्र भूमि पर अपना पाँव रखे थे। दोस्तों उस जन्म तिथि था उसका, यानी कि जन्म जिस दिन हुआ था उस तिथि का नाम है दोस्तों 8 जनवरी 1925 ईस्वी। एक बार फिर से सुन लीजिए, मोहन राकेश जी का जन्म जो है 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। और दोस्तों इसका मृत्यु यानी कि इस पावन धरती से कब ये चल बसे, कब इसका निधन हो गया, कब वह स्वर्गवासी हो गए। तो दोस्तों उस तिथि का नाम है 3 दिसंबर 1972 ईस्वी। और दोस्तों ये तो हो गया इसका निधन तिथि। तो चलिए इसको देख लेते हैं इसके जन्म स्थान, अर्थात जहां से बिलोंग करते थे, जहां इसका घर था, जहां प्रॉपरली ये रहा करता था, तो उस जगह का नाम है दोस्तों जंडरीवाला गली, और जो कि दोस्तों अमृतसर के पंजाब में है। एक बार फिर से सुन लीजिए दोस्तों, इसका जन्म स्थान जंडरीवाली गली जो कि अमृतसर के एक पंजाब के अमृतसर के एक छोटी सी गली जंडरी वाली गली का ही थे। तो दोस्तों चलिए आगे देख लेते हैं इसके बचपन का नाम। इसके बचपन का जो नाम था दोस्तों ये था मदन मोहन गुगलानी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आगे। तो दोस्तों इसके माता जी का नाम था बच्चन कौड़। जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, इसके माता जी का नाम था बच्चन कौड़ और इसके पिताजी का नाम था करमचंद गुगलानी, जो कि दोस्तों व्यवसाय यानी कि पेशे से वकील था। वकील समझ गए दोस्तों, हाँ दोस्तों जो कि कोर्ट में रहा करते हैं उसी को वकील कहते हैं। कोर्ट में रहने से नहीं, वहाँ जॉब होता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। और साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थापक से भी जुड़े थे। तो चलिए इसके पिताजी तो थे एक वकील और जो कि साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़े भी थे। चलिए इसकी शिक्षा देख लेते दोस्तों कि इसका शिक्षा कब प्रारंभ हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं इसकी शिक्षा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों इन्होंने एमए संस्कृत माध्यम से किया है और ये लाहौर से किया है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं, जो कि अभी फिलहाल पाकिस्तान में है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। और इंस्टेल कॉलेज दोस्तों और जालंधर से एमए हिंदी में भी किया है दोस्तों। और दोस्तों इस संस्कृत में एमए किया लाहौर से और इन्होंने हिंदी में भी एमए किया ओरिएंटल कॉलेज से। तो चलिए आगे देख लेते हैं। वृत्ति, इसके कुछ वृत्ति भी है दोस्तों। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन का काम भी किया था। तो दोस्तों इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन यानी कि पढ़ाने का भी काम किया था दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। शादी के कार्यकाल में नौकरी की दोस्तों। सारिका दोस्तों एक कार्यकाल का नाम था जिन्होंने दोस्तों इन्होंने नौकरी वहां पे की। तो चलिए 1947 के आसपास एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई में हिंदी के अतिरिक्त भाषा प्राध्यापक भी रहे। तो दोस्तों 1947 के आसपास जो हमारे मोहन राकेश जी थे उन्होंने मुंबई में हिंदी में जो है अपना एक प्रधानाचार्य यानी कि एक अपना शिक्षक के रूप में वहां पे प्रस्तुत रहे। चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ समय तक डीएवी कॉलेज जलाधर में प्रवक्ता भी रहे, यानी कि लेक्चरर जो होता है दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट का, उसी तरह ये भी रहे डीएवी कॉलेज में। चलिए 1960 में विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी रहे। दोस्तों 1960 में दिल्ली का जो विश्वविद्यालय है उनमें ये प्राध्यापक भी रहे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। 1962 में सारिका के संपादक। दोस्तों 1962 ईस्वी में इन्होंने सारिका के संपादक भी रहे। चलिए आगे देख लेते हैं। अंत में मृत्यु पर्यंत स्वतंत्र लेखन।
चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसके कृतियां कृतियां क्या क्या थे नहीं थे देख लेते हैं। इंसान के खंडहर जो कि 1950 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशित किए लिखे। चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरा है नए बादल जो कि 1957 ईस्वी में प्रकाशित किए। और अगला है दोस्तों जानवर और जानवर जो कि 1958 में प्रकाशित किए। एक और जिंदगी 1961 ईस्वी में प्रकाशित किए। फौलाद का आकाश 1972 ईस्वी में प्रकाशित किए। वारिस 1972 ईस्वी में प्रकाशित किए। सभी कहानी संग्रह थे दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। अंधेरे बंद कमरे। और दोस्तों ये सब जो अब नाटक जो है ये नाटक एक बार देख लीजिए इन्होंने कौन कौन से नाटक लिखे। दोस्तों पहला नाटक है अंधेरे बंद कमरे, 1961 ईस्वी में इसका प्रकाशित हुआ था। न आने वाला वक्त जो कि 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और अंतराल 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये सब इसके उपन्यास थे। चलिए नाटक देख लीजिए इस बार। ये नाटक है दोस्तों आषाढ़ का एक दिन जो कि 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। लहरों के राजहंस जो कि 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आधे अधूरे 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों ये थे 3 इसके नाटक। एक बार फिर से सुन लीजिए। उपन्यास का नाम अंधेरे बंद कमरे जो कि 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और न आने वाला वक्त न आने वाला कल तो 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और अंतराल जो कि 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो ये थे 3 इसके उपन्यास। और इसके नाटक भी 3 है। ये भी एक बार देख लीजिए। आषाढ़ का एक दिन जो कि 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और लहरों के राजहंस जो कि 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और आधे अधूरे जो कि 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो ये थे इसके 3 नाटक। चलिए इसके कुछ एकांकी भी लिखे हैं। तो एकांकी का नाम सुन लीजिए क्योंकि बिहार बोर्ड में बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। तो दोस्तों ये सब बारीकी से आप लोग का दिमाग कैच कर लेना चाहिए क्योंकि ये सब बात दोस्तों पूछे जाने की बहुत सारी संभावनाएं बनी रहती है। तो दोस्तों आप ही का भलाई है, सुनिए अच्छा से। तो दोस्तों एकांकी दोस्तों इसके कुछ लिखे हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला एकांकी है दोस्तों पैर तले की जमीन। और दूसरा है अंडे के छिलके। और बहुत सारे एकांकी थे दोस्तों। तो 1973 ईस्वी में ये सब प्रकाशित किए थे। चलिए आगे देख लेते हैं। आखिरी चट्टान तक यात्रा वृत्तांत। और परिवेश रंगमंच और शब्द कुछ और अस्वीकार नई निगाहों के सवाल बलकम कूद जो कि लेख और निबंध ये सब थे। चलिए आगे देख लेते हैं ये क्या क्या अनुवाद किए थे। मृक्ष कटिकम, अभिज्ञान कुशतलम, एक औरत का चेहरा, ये सब इसके अनुवाद थे। चले निधान मतलब इसके निधन के बाद जो प्रकाशित हुए थे देख लेते हैं वो क्या क्या प्रकाशित हुए थे। समय सारथी जो कि जीवन संकलन है। और दूसरा है दोस्तों मोहन राकेश की डायरी। तो दोस्तों ये सब जो है इसके निधनोपरांत प्रकाशित हुए थे। और शोध कार्य, इन्होंने क्या क्या शोध करके अपना कार्य किए थे। चलिए वो भी देख लेते हैं बिल्कुल बारीकी से। नाटक का सही शब्द की खोज दोस्तों। और आगे है विषय पर नेहरू फेलोशिप के अंतर्गत कार्य पूरा नहीं कर पाए। दोस्तों नाटक के जो सही शब्द की खोज है इसमें विषय के नेहरू के फिलोसफी पर पूरा कार्य नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे देख लेते दोस्तों। अब हम आगे पढ़ के सुना देते हैं आप लोग को ताकि कोई दिक्कत की बात नहीं रहे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। कहने का अर्थ दोस्तों नई कहानी जो होते थे, हस्ताक्षर मतलब होता है उस पर अपना साइन करने वाला। तो हस्ताक्षर के रूप में हमारे मोहन राकेश जी थे। जो भी नई कहानी रचित होती थी तो उस पर अपना ये हस्ताक्षर कर देते, अपना ये सिग्नेचर कर देते। तो उसी के रूप में ये थे, नई कहानी के आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर भी थे। चलिए आगे देख लेते हैं। वे 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे। कथा साहित्य के अंतर्गत उन्होंने कहानियां और उपन्यास लिखे। नाटक के क्षेत्र में तो वे जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा माने जाते हैं। कहने का अर्थ है दोस्तों कि नाटक क्षेत्र में जो है दोस्तों जयशंकर प्रसाद के बाद हमारे मोहन राकेश जी का ही नंबर आता था। कहने का अर्थ है दोस्तों उसके बाद इसी का ही प्रतिभा देखी जाती थी। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच में युगांतरी प्रतिभा के रूप में वे अखिल भारतीय ख्याति अर्जित कर चुके हैं। कहने का अर्थ है दोस्तों वो जो है आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच के युगांतरी यानी कि युग में जो अंतर हुआ है तो उसके रूप में भारत का एक ख्याति अर्जित कर चुके हैं। अपना एक अलग ही इमेज बना चुके हैं, अपना एक अलग ही सम्मान अर्जित कर चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम आगे। हिंदी का आधुनिक रंगमंच उन्हें अपना प्रमुख प्रेरणा पुरुष मानता है। कहने का अर्थ है दोस्तों कि हिंदी का जो अपना एक अलग आधुनिक मंच है
तो ये दोस्तों हमारे मोहन राकेश जी को एक अलग ही प्रेरणादायक पुरुष मानता है, एक अलग ही सम्मान देता है। तो चलिए आगे देख लेते दोस्तों। वे रंगकर्मी, अभिनेता या रंग निर्देशक नहीं थे। कहने का अर्थ है दोस्तों वे कोई अभिनेता या रंग कर्मी नेता नहीं थे। तो आगे देख लेते हैं, महान नाटककार थे। तो दोस्तों एक नाटककार के रूप में हमारे बीच प्रस्तुत रहे थे दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं, किंतु उनके नाटकों का परिकल्पना इतनी ठोस, जटिल, आधुनिक रंग संकल्पना का सृजनात्मक रूप से उत्तेजित करने वाली थी। कहने का दोस्तों उसका जो नाटक की परिकल्पना यानी कि कल्पना करके जो लिखते थे वो इतना जटिल और इतना सुंदर था कि लोगों को बहुत ही ज्यादा सृजनात्मक और सकारात्मक बनाते थे। चलिए आगे देख लेते हैं, आधुनिक रंगमंच का हिंदी में जो नवीन संगठन संयोजन हुआ उस पर मोहन राकेश का निर्णायक छाप पड़ी। तो कहने का अर्थ है दोस्तों आधुनिक हिंदी का जो है दोस्तों नवीन संगठन और संयोजन हुआ है, तो उसमें दोस्तों हमारे मोहन राकेश जी, लेखक महोदय जी का जो है अलग ही छाप पड़ गया, अलग ही अपना इमेज बन गया। तो चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। इतना ही नहीं, हिंदी में उनके समकालीनों में उनके अनेक लोगों ने आधुनिक विषय वस्तु कथ्य और रंग ढंग का जो नाटक लिखे, उनके पीछे इस क्षेत्र में अपने कार्यों से मोहन राकेश द्वारा हलचल की प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रेरणा बनी। कहने का दोस्तों जो ये जो अपना नाटक लिखे उनके पीछे जो है दोस्तों बहुत ही हलचल मच गई और बहुत ही ज्यादा इसको सपोर्ट मिला, प्रत्यक्ष मिला। और क्या, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नाटक मुख्यतः मंच पर दृश्य अभिनय के लिए ही लिखा जाना चाहिए और उसका प्रभाव केवल लिखे हुए शब्दों पर नहीं बल्कि अभिनेताओं के व्यक्तित्व, स्वर और अभिनय कुशलता पर, रंगमंच की सजावट और प्रकाश पर तथा अभिनेता एक दर्शक के साक्षात्कार से उत्पन्न होने वाले विशेष वातावरण पर निर्भर होना चाहिए। कहने का अर्थ है दोस्तों हमारे जो लेखक महोदय जी हैं मोहन राकेश जी, उसका कहने का अर्थ है दोस्तों कि अभिनय कुशलता और रंगमंच की सजावट और प्रकाश तथा अभिनेता एक दर्शक के साक्षात्कार उत्पन्न होने वाले वातावरण पर निर्भर होना चाहिए। इन सबको जो है अपना एक अलग ही वातावरण पर निर्भर होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं वातावरण का अर्थ होता है दोस्तों जब हमारे सोसाइटी में अच्छा खासा वातावरण होता है। वातावरण मतलब लोगों का जो अच्छा सपोर्ट होता है, अच्छी संस्कार वगैरह सब होते हैं, तो उस टाइप का जो माहौल बन जाता है तो उसी को वातावरण हम कहते हैं। तो वातावरण मतलब एक होता है दोस्तों कि हमारे वायुमंडल में जो वातावरण होता है जैसे ऑक्सीजन वगैरह सब जो होता है, तो ये अलग वातावरण है और ये अलग वातावरण है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आगे दोस्तों नाटक का लिखित रूप बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहने का अर्थ है दोस्तों नाटक जो लिखित रूप में है उसका एक अलग ही महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए आगे देख लेते हैं, किंतु दृश्य अभिनय का संपूर्ण प्रभाव देने वाले अनेक उपकरणों से वह केवल एक उपकरण है। कहने का अर्थ है दोस्तों संपूर्ण प्रभाव देने वाले जो होता है उसमें एक अलग ही ये नाटक उपकरण के रूप में प्रस्तुत है। चलिए आगे देख लेते हैं, इन सच्चाइयों को मोहन राकेश ने दृष्टिकोण और चिंता केंद्र में रखा और नए ढंग के नाटकों की रचना की। वे अपने असामयिक निधन के समय तक नाटक और रंगमंच की सेंसरिस्ट भूमि से जुड़ी समस्याओं को लेकर सुधरते थे। तो कहने का अर्थ है दोस्तों सोसाइटी जो होता है उसकी भूमि वगैरह सब कुछ जो होता है, कुछ नहीं देख लीजिए एक बार, रंगमंच और नाटक और सेशलिस्ट भूमि से जुड़ी समस्या, ये सब जो समस्या थी दोस्तों इन्हीं से दोस्तों अपना वो लेखक सुधारतक बने रहे। तो चलिए आगे देख लेते हैं, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में पश्चिमी देशों में आधुनिक नाटक का जन्म और विकास हुआ। तब से लेकर अब तक यूरोप और अमेरिका में नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में विपुल प्रयोग कर चुके हैं। तो कहने का अर्थ है दोस्तों उसके जन्म के 19वीं सदी के उत्तरार्ध पश्चिमी जो नाटकों का जन्म और विकास हुआ था, नाटक का और विकास जो इसके अप्रोक्स में हुआ था, तो तब से लेकर आज तक दोस्तों इन्होंने यूरोप और अमेरिका नाटक रंगमंच में विपुल प्रयोग कर चुके हैं हमारे नाटक लेखक महोदय जी। चलिए आगे देख लेते हैं, इसके नाटक और मंच दोनों ही क्षेत्रों में आंतरिक परिवर्तनों पर अनेक चरण घटित हुए हैं। तो कहने का अर्थ है दोस्तों हमारे लेखक महोदय जी का कि इसके नाटक और मंच दोनों में एक अलग ही तरह का युग में परिवर्तन हो चुका है। तो चलिए आगे देख लेते हैं, मोहन राकेश इस विश्व परंपरा को अपना ढंग से आत्मसात करते हुए आगे बढ़े। उनके नाटक लेखनों में मस्जिदा या दृश्य बंद वेशभूषा
रूप सज्जा रंग संगीत प्रकाश इन सब की चेतना बराबर आरती थी। तो ये सब जो चेतना थी दोस्तों, इन सब में उनकी बराबर तरह की भावना थी, ना कि कोई बेसी, ना कि कोई ज्यादा, ना कोई कम। तो चलिए आगे देख लेते हैं। उन्होंने हिंदी नाटक और अंधेरे बंद कमरे से बाहर निकलकर युग का रोमनी इंद्रजालिक सम्मोहन से उबारा तथा एक नए दौर के साथ उसे जोड़कर दिखाया। तो कहने का दोस्तों, उन्होंने एक नाटक के अंधेरे कमरे को बाहर निकाला है। नाटक जो था दोस्तों, मतलब पहले कोई पसंद वगैरह सब नहीं करते थे, तो उसके बाद दोस्तों इनको एक अलग ही इज्जत देने लगा लोग। अब जो है, जब से मोहन राकेश जी अपना नाटक लिखने का शुरू किया, अपना एक अलग ही दिखाई इसमें रुचि, तो दोस्तों उनके जो बाद है, ये नाटक जो है बहुत ही अच्छी तरीका से अंधेर नगरी, यानी कि अंधेर नगरी मतलब अंधेर, मतलब कोई जो नहीं देखना चाहते थे वो भी अब देखते हैं नाटक जी को नहीं, नाटक को। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ प्रस्तुत एकांकी उनकी प्रस्तुत अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से ली गई है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। एकांकी जैसा नाम ही से ही स्पष्ट होता है कि अंक का बहुत छोटी रचना। तो अंक दोस्तों, एकांकी मतलब होता है कि कोई अंक का जो छोटा होता है, मतलब कोई बड़ा चीज है तो उसी को जो छोटा किया जाता है उसी को एकांकी कहा जाता है, सिंपल सी भाषा में दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। उसकी तुलना प्राय कहानी से की जाती है। तो दोस्तों इसकी जो तुलना होती है ये प्राय कहानी से की जाती है, एकांकी। चलिए आगे देख लेते हैं। मोहन राकेश की इसकी मार्मिक रचना में निम्न वर्ग एक ऐसी माँ बेटी की कथा वस्तु प्रस्तुत है जिनके घर का इकलौता लड़का सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर ब्राह्मण में लड़ने गया। तो कहने का अर्थ दोस्तों, ये जो है सिपाही की माँ, इसमें जो प्रस्तुत किया गया है इकलौता माँ बेटा, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में उसके बेटे जो है एक बारहवां में लड़ने चले गए मोर्चे पर। चलिए आगे देख लेते हैं। वह अपनी माँ का इकलौता बेटा और विवाह के लिए तैयार अपनी बहन की इकलौता भाई थी। दोस्तों उसकी बहन जो थी विवाह के लिए तैयार थी और उसी का इकलौता भाई भी था और वो अपनी माँ की इकलौता बेटा भी था। तो कहने का है वो एक भाई और एक बहन थी। तो चलिए आगे देख लेते हैं। उसी पर घर का पूरी आशा टिका है और हमारे जो उसके जो बेटा जो इकलौता बेटा जो था, इकलौता लड़का जो था, तो इकलौता, तो उसी पर दोस्तों उसकी पूरी घर की आशा टिकी हुई थी और घर की मतलब घर की सारी समस्याएं उसी पर थी, जो भी बोलिए उसकी पूरा मतलब उसी पे सब कुछ आश्रित था। चलिए आगे देख लेते हैं। वह लड़ाई के मोर्चे से कमा कर लौटे तो बहन के हाथ पीले हो सके, ताकि दोस्तों वो जो कमा कर जो वहां से लौटे तो दोस्तों उसके हाथ पीले, मतलब उसकी शादी उसकी बहन की हो सकी। तो चलिए आगे देख लेते हैं। माँ एक देहाती भोली स्त्री है। वह यह भी नहीं जानती है कि बर्मा उसके गांव से कितना दूर है और लड़ाई कैसे और किस लिए हो रही है। कहने का दोस्तों, उसकी माँ बहुत ही भोली थी, हाउसवाइफ थी, मतलब अपना घर का काम करती थी और उसको उतना मतलब नॉलेज नहीं था इस सब के बारे में। तो दोस्तों उतना मतलब नहीं पता था कि क्या करने जा रहा है मेरा बेटा, मतलब उसका जो बेटा था, तो इसलिए मतलब उतना ज्यादा अपना रुचि नहीं था इन सब चीज में पहले से, तो नहीं जान पाई और नहीं समझ पाए। चलिए आगे देखते हैं। उसका अंजाम ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसा वह सोच भी नहीं सकता। कहने का दोस्तों मतलब वो जो जाएगा तो उसका अंजाम क्या होगा वो सोच भी नहीं सकती है, क्योंकि उसके पास आइडिया नहीं था, कुछ विचार नहीं था इसके बारे में पहले से, तो नहीं सोच सकती थी। चलिए आगे देख लेते हैं। माँ और छायात्रा उसका लगी बेटी के भीतर कि वह आशा जो बेटे से जुड़ी हुई है अनेक रूप रंग ग्रहण करती और उसका संपूर्ण नाटकीयता और रंग संभावना को लेकर न सधे हाथों ऐसा उद्घाटन किया और रचना के अंत में एक अपार विषाद मन पर अस्थायी प्रभाव छोड़ जाता है। तो इसका भी नाटक का जो इसका जो अंत हुआ था, सिपाही के माँ का जो कहानी का जो अंत हुआ था, जो भी था उसका जो अंत हुआ था सिपाही की माँ की, ये जो लिखा हुआ है हमारे लेखक महोदय जी मोहन राकेश जी का, तो इसका जो अंत हुआ था दोस्तों तो बहुत ही प्रभावशाली था दोस्तों। इसके बाद तो मैं दूसरा वीडियो में उसी का मतलब सिपाही की माँ का ही पूरा एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा, तो फिलहाल टेंशन नहीं लीजिए, उसको पूरा बारीकी से समझाऊंगा। इसमें अगर आपको वाला नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है वाला में, तो आगे आपको समझ में आ जाएगा दूसरा वीडियो में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इतना ही था। एक थोड़ा सा कोटेशन है जो कि हमारे मोहन राकेश जी अपना वाणी दिए, अपना लिखित दिए। तो चलिए दोस्तों ये भी एक बार देख लीजिए। चलिए, तू हवा और पानी की साथी है। कहने का अर्थ है दोस्तों कि तू हवा और पानी है, उनके साथ मिलकर उनकी तरह ही जीवन में ख्याति या प्राप्ति तेरी उपलब्धि नहीं है, तेरी उपलब्धि तेरी खोज है, खोज और जी। तो दोस्तों कहने का अर्थ है कि खोज कीजिए अच्छा से
और क्या। तो दोस्तों समझ में आया तो भी ठीक, ये बोला तो कोटेशन है, कोटेशन उतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। तो कोटेशन बनाई जाती है, वर्ड होता है वो अपना वर्ड देता है, बहुत ही अच्छा अच्छा, जो कि आपके थॉट को बहुत ही अच्छा लगे, आपके विचार को जो बदल दे उसी को थॉट कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, एक नए विचार के साथ, एक नए भावना के साथ। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। तो हमारा वीडियो अगर पसंद आता है दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को नहीं आता है वीडियो तो डिसलाइक करके जाइएगा, वैसे जाने तो नहीं दूंगा, मेरे बिना मेहनत नहीं बनता है वीडियो, आपको जैसे पता है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।